तो ये कहानी है दो दोस्तों की जो बचपन में साथ रहे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ नशा करना सीखे और इवेंचुअली एक साथ सीरियल किलर बने। तो दोस्तों ये एक पॉडकास्ट वीडियो होगी विच मीन्स की बहुत कम इमेजेस और वीडियो फुटेजेस के साथ, लेकिन एक स्टैंड अलोन वीडियो होगी जो कि आप सिर्फ सुनकर भी पूरी तरह ग्रैस्प कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लॉरेन और विजली जो लोगों को ड्रग्स के नशे में सिर्फ अपने थ्रिल के लिए लोगों को मारने का शौक रखते थे, उन दोनों की पैदाइश होती है दिसंबर 8, 1965 और फरवरी 24, 1966 रेस्पेक्टिवली। दोनों बचपन में एक ही गली में कैलिफोर्निया के लिंडन नाम के इलाके में रहा करते थे। दोनों दोस्त बचपन में काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते, एक साथ जंगल में जाते हंटिंग करने के लिए अपने फादर्स के साथ। और क्योंकि लिंडन इतना बड़ा इलाका नहीं है तो उस वक्त के हिसाब से हर कोई एक दूसरे को जानता था, तो जाहिर तौर पर हर कोई लॉरेन और विजली को भी जानता था। तो जब ये लोग हाई स्कूल में थे तो कई लोग इनको जंगल की तरफ जाता हुआ देखते। कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती कि लोग जंगल में आखिर करने क्या जाते हैं। जब लोग इनका पीछा करते तो पता चलता कि ये लोग इतनी कम उम्र में ही ड्रग्स लेना शुरू कर चुके हैं, शराब पीना शुरू कर चुके हैं। और जिस वक्त ये दोनों नशा नहीं कर रहे होते थे उस वक्त ये लोग दूसरे हाई स्कूल के बच्चों को बुली कर रहे होते थे। इवन जो विजली था उसके ऊपर कई लड़कियों के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप भी लगाए जा चुके हैं हाई स्कूल के दौरान। तो देखा जाए तो बचपन इन दोनों का क्राइम करते हुए गुजरा या फिर नशे करते हुए गुजरा, और हमारी लैंग्वेज में कहा जाए तो पूत के पांव पालने में दिख रहे थे। अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद ये दोनों हायर स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया के स्टॉकटन नाम के इलाके में एक रेंटेड अपार्टमेंट लेकर रहने लग जाते हैं। और यहाँ पर घर से दूर अब ये आज़ाद थे, मनमाने ढंग से ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए और अपने क्राइम को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर ये लोग मैथ कंज्यूम करना शुरू करते हैं। आप सबने अगर ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज देखी होगी तो वाल्टर वाइट जो ड्रग बनाता था वो मैथ ही थी। अक्टूबर 1985 में विजली के ऊपर एक लड़की की गुमशुदगी और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगता है। ये लड़की महज 16 साल की थी जिसका नाम था शेवी व्हीलर, और लॉरेन और विजली के साथ पढ़ाई करती थी ये लड़की, और आखिरी बार इस लड़की को विजली के साथ ही देखा गया था। पुलिस विजली को उठाती है, इंटेरोगेट करती है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की सूरत में विजली को रिहा कर दिया जाता है। अब इसी तरह वक्त गुजरता है और ठीक 10 साल बाद लॉरेन और विजली के ऊपर एक लड़की की गुमशुदगी का आरोप लगता है। लड़की का नाम था सिंडी वेंडर हार्डन। नवंबर 14, 1998 की बात है ये। सिंडी उस वक्त एक खराब दौर से गुजर रही थी फाइनेंशियली, हमारी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का जॉब करती थी, शुरुआत में एज ए पार्ट टाइमर और इवेंचुअली फुल टाइमर। और सिंडी ने जैसे तैसे कुछ पैसे जुटाए थे ताकि वो एक कार खरीद सके। अब एक दिन होता क्या है कि सिंडी और इसकी एक दोस्त, ये दोनों लॉरेन और विजली सब एक दूसरे को जानते थे। तो सिंडी और इसकी फ्रेंड 14 नवंबर को एक बार में जाती और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है लॉरेन और विजली के साथ। और ये सभी 4 लोग एक साथ बैठकर अब शराब पीते हैं। और अब आता है अगला दिन। सिंडी की माँ सिंडी के कमरे में जाती है तो देखती है कि बिस्तर बिल्कुल करीने से जमा हुआ है। तो वो सोचती है कि शायद सिंडी अपने काम के लिए जा चुकी है, क्योंकि उसको इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी और वो काम पे जाना मिस नहीं कर सकती थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सिंडी की माँ अब कॉल करती है इस रेस्टोरेंट को, तो पता चलता है कि रेस्टोरेंट में सिंडी आज जॉब के लिए नहीं आई। सिंडी की माँ ये बात अपने हस्बैंड को बताती है और सिंडी के फादर अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं सिंडी को ढूंढने। रास्ते में वो देखते हैं कि सिंडी की कार एक कब्रिस्तान के नज़दीक, एक सिमेट्री के नज़दीक लावारिस हालत में पड़ी है और आसपास कहीं पे भी सिंडी के नामो निशान नहीं है। यहाँ पर सिंडी के पिता को घबराहट होती है और वो पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन और सिंडी की मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। अब सिंडी को ढूंढने की कवायद शुरू हो जाती है। पुलिस, रिलेटिव्स, कम्युनिटी और हर कोई शख्स उसकी खोजबीन में जुट जाता है। इतना ही नहीं, सिंडी को ढूंढने के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर सर्विस भी शुरू की जाती है, सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टिप या कोई भी क्लू मिले तो इस नंबर पर शेयर किया जा सके। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि विजली ही वो शख्स था जिसको आखिरी बार सिंडी के साथ देखा गया था, और सेम केस शेवी के साथ भी था, शेवी व्हीलर। पुलिस साइलेंटली सर्च करती है कि ये दोनों दोस्त घूमने कहाँ जाते हैं, कहाँ ड्रग कंज्यूम करते हैं, और सब जानकारी जुटाई जाती है और एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जहाँ जहाँ ये लोग जाते थे। और पुलिस का यह था कि वहां पर खोजबीन की जाए सो दैट ऐसी किसी विक्टिम की बॉडी या कोई और क्लू मिल सके जिससे केस में आगे बढ़ सके, लेकिन कभी कोई क्लू नहीं मिलता।
तो शक की बिना पर ये दोनों दोस्तों को उठाया जाता है और दोनों से अलग अलग सेल में इंटरोगेशन की जाती है। इन दोनों को कभी पता नहीं था कि इस तरह से उन्हें उठा लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ने कभी तय नहीं किया था कि अगर पुलिस इनको पकड़ ले तो इन्हें क्या बोलना है, सो दैट इनकी स्टोरी में कोई डिफरेंस ना हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। सबसे पहले लोरेन को क्वेश्चन किया जाता है। थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने के बाद लोरेन टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि विजली एक कोल्ड ब्लडेड किलर है जिसने कई लोगों की जान ली सिर्फ अपने थ्रिल को पूरा करने के लिए, और उसके नाम कम से कम 24 मर्डर होने चाहिए। उसने कम से कम 24 लोगों की जान ली है सिर्फ अपने थ्रिल को पूरा करने के लिए। वो सभी लोगों की एक एक बात डिटेल में बताता है कि किस तरह वीजली ने लोगों को मारा। वो कहता है कि जब सिंडी और उसकी फ्रेंड दोनों लोरेन और वीजली से मिले तो सिंडी ने ड्रग्स लेने चाहे और वीजली को कहा कि वो उसे कहीं से ड्रग्स का इंतजाम करके दे। अब चारों लोग मिलकर ड्रग्स लेते हैं। यहाँ से सिंडी अपनी दोस्त को छोड़कर लोरेन और वीजली के साथ अकेले एक सिमेट्री के पास पहुंचती है। यहाँ बैठकर ये लोग और ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वीजली सिंडी को उसके साथ फिजिकल होने के लिए कहता है, बेसिकली सेक्स करने के लिए। और जब सिंडी सेक्स के लिए मना कर देती है तो वीजली उसका गला काट देता है। और यहाँ पर लोरेन का कहना था कि शायद उसके खून अभी भी उसकी कार में मौजूद हों, वीजली की कार में। तो कम से कम 17 घंटे की पूछताछ चलती है, इंटरोगेशन चलती है लोरेन के साथ। और जब उससे पूछा जाता है कि शेवी का कत्ल किसने किया, तो यहाँ पर लोरेन कहता है कि शेवी का कत्ल भी वीजली नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में वो ज्यादा जानकारी दे नहीं पाता। इसके बाद वो बताता है कि 1985 में वीजली ने रॉबिन आर्मस्ट्रॉ नाम के एक शख्स को उसको भी मारा है। 1982 में 35 ईयर हावर्ड किंग और एक 31 साल का आदमी पॉल केवाना, वो दोनों रॉबर्ट्स आइलैंड पर एक गाड़ी पार्क करके बैठे थे। वहां पर आता है वीजली अपनी शॉटगन निकालकर हावर्ड किंग, जो कि ड्राइवर की सीट पर बैठा था, सबसे पहले उसको शॉटगन से मारता है। उसके बाद वो पॉल केवाना को खींचकर बाहर निकालता है, उसको शूट करता है। उसके बाद ये दोनों को लूटता है। उसके बाद वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। 1984 में हाईवे 88 की बात है। एक 41 साल का आदमी जिसका नाम था हेनरी होवेल, उसने शराब पी रखी थी, अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी और शराब के नशे में वो गाड़ी चलाना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहीं पर गाड़ी के अंदर सोया हुआ था। तो वहां पर जाता है वीजली, उस शख्स को गोली मारता है, उसको लूटता है, उसके बाद भाग जाता है। उसके बाद लोरेन कहता है 1984 में ही लोरेन बताता है कि वीजली और लोरेन जाते हैं उता नाम की एक जगह पर, जहां पर जो हंटिंग के लिए काफी फेमस है। और वहां पर एक दूसरा हंटर था, उसको वीजली बिना किसी रीजन के शूट कर देता है, जस्ट फॉर थ्रिल। इसके अपोजिट में जब वीजली से पूछताछ की जाती है तो वीजली जो है वो क्वाइट साइलेंट रहता है, काफी टाइम तक साइलेंट ही रहता है। और जो भी उसकी स्टेटमेंट आती है वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, वो लोरेन की स्टेटमेंट से कभी मैच नहीं खा रही थी। और वीजली जो स्टोरी बताता है उसमें वो नहीं, बल्कि जो स्टोरी लोरेन ने बताई थी वहां पर जो वीजली कत्ल करने वाला था, वीजली की स्टोरी में वही कत्ल करने वाला शख्स था लोरेन। और वीजली से जब रिपोर्टर पूछते हैं तो वो बताता है कि अगर लोरेन इन सब कत्ल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी उन कत्ल में शामिल था, और हो सकता है कि कत्ल उसी ने किए, मैं तो इनोसेंट हूँ। और वो कहता है कि लोरेन ने जो भी खबर डिटेक्टिव्स को दी है तो मैं शर्त पे कह सकता हूँ कि मैं कुछ और बॉडीज भी आपको दिलवा सकता हूँ जो कत्ल लोरेन ने किए हैं। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अब सिंडी की बात आती है तो यहाँ पर वीजली कहता है कि सिंडी जो है उससे पहले बार छोड़ चुकी थी और उसके कई देर बाद लोरेन और वीजली ने बार छोड़ा था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि सिंडी के जस्ट बार को लीव करने के तुरंत बाद लोरेन और वीजली भी बार को छोड़ देते हैं। और जब कार को बरामद किया जाता है, फोरेंसिक जांच की जाती है, तो पता चलता है कि कार के हेडरेस्ट पर सिंडी का खून मिला है। तो इससे ये चीज एटलीस्ट एस्टेब्लिश हो जाती है कि सिंडी के खून में वीजली का हाथ जरूर था। अब जरूरत थी एक मर्डर वेपन तलाशने की, तो लोरेन का जो फैमिली हाउस था वहां पर जाया जाता है और वहां पर गन्स मिलती है वर्थ $40,000, जो कि बहुत ज्यादा कीमत है। अब 2001 में वीजली के ऊपर ट्रायल शुरू होता है फर्स्ट डिग्री मर्डर का। शेवी व्हीलर, सिंडी हिंडनबर्ग, हॉवर्ड किंग और पॉल केवेना, इन चारों के कत्ल के इल्जाम में 2001 में ट्रायल शुरू होता है वीजली के ऊपर।
जो आदमी लोग होते हैं लाइक हॉवर्ड किंग, पॉल केवेना और दूसरे लोग, उनकी तो बॉडी मिल जाती है, लेकिन जो औरतें होती है, विमेन बॉडी होती है, वो कभी नहीं मिलती। इस बीच 5 औरतें आती है और वो बताती है कि विजली कितना वोलेंट था, उसका बिहेवियर कितना वोलेंट था। एक वुमेन थी, वो बोलती है कि जब वो गाड़ी चला रही थी तो यहाँ पर विजली उसकी कार को पीछे से हिट करता है। जब औरत उससे पूछती है कि तुम्हारा इंश्योरेंस कहाँ है, तो विजली उसको चाकू की नोक पर गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। उसके बाद वो लड़की जैसे तैसे चलती गाड़ी से कूदकर खुद की जान बचाती है। दूसरी जो औरत थी वो थी खुद विजली की एक्स वाइफ, और वो बताती है कि किस तरह उसका हस्बैंड विजली उसको सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली अब्यूज करता था। तीसरी जो औरत थी वो थी एक बेबी सिटर जो कि विजली के बच्चे का ख्याल रखती थी। 2 और औरतें थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से विजली ने उनसे सेक्सुअल एडवांटेज लेने की कोशिश की। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए विजली को डेथ सेंटेंस की सज़ा दी गई, लेकिन अभी तक उसको डेथ सेंटेंस मिली नहीं है, उसको फांसी हुई नहीं है, उसका केस अभी भी चल रहा है। इसके अलावा जो लॉरेन है उसके ऊपर सिंडी, हेनरी होवेल, पॉल केवेना और रॉबिन आर्मस्ट्रॉन्ग, इन सभी के कत्ल के लिए मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन उसको सिर्फ 2 केस में सज़ा मिलती है, और वो थी सिंडी वेडर हाइडन और पॉल केवेना और हावर्ड किंग। बेसिकली 3 केस में उसको 78 ईयर की प्रिजन सुनाई जाती है। और 2004 में ये जो फैसला था कोर्ट का, इसको ओवरटर्न किया जाता है और पता चलता है कि 4 में से 3 कन्फेशन वाज फोर्स्ड कन्फेशन। तो यहाँ पर लॉरेन को सिर्फ 14 साल की सज़ा दी जाती है। 2010 में वो पैरोल के लिए अप्लाई करता है सितंबर महीने में, लेकिन कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन कहता है कि हम इसको पैरोल नहीं दे सकते, ये एक खतरनाक अपराधी है। लेकिन चूंकि उसकी पैरोल मंजूर हो चुकी थी, तो इसके बारे में कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन कहता है कि इसको इसी जेल के सामने, द फ्रंट गेट ऑफ हाई डेजर्ट स्टेट प्रिजन, इसके सामने ट्रेलर है, वहां पर हम रख सकते हैं एज ए पेरोल। जनवरी 2012 में लॉरेन सुसाइड कमिट कर लेता है जब उसको एक बाउंटी हंटर जिसका नाम था लियोनार्ड पेडिला, वो कहता है कि विजली तैयार हो गया है सारी उन बॉडीज का पता बताने के लिए जहां पर तुमने इन लाशों को दफनाया है। तो इस टेंशन में लॉरेन जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है कि शायद उसको भी शायद डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। और अब वीजली जब इन सारी बरियल साइट्स को बताता है तो वहां पर जब पुलिस चेक करती है तो उनको हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इन्फेंट चाइल्ड और जो औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उन सारों की हजारों हड्डियां मिलती है। तो इससे लगभग अंदाजा लगाया गया कि इन लोगों ने एटलीस्ट उस बरियल साइट के अकॉर्डिंग 74 लोगों का कत्ल किया है। और यहीं पर फरवरी 2012 में सिंडी और शेवी की बॉडी भी मिल जाती है जो कि उनके विजली के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के पास से मिलती है। तो दोस्तों ये थी कहानी विजली और लॉरेन की, किस तरह से 2 दोस्त जो बचपन में ही शराब के नशे में, ड्रग के नशे में और सभी तरह के नशे करने लग जाते हैं और किस तरह से उनका अंजाम होता है। एक शख्स डेथ पेनल्टी पा चुका होता है, दूसरा शख्स सुसाइड कर लेता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।